कोका कोला ट्रेन। एक गांव में रतन दास नाम का एक स्टेशन मास्टर हुआ करता था। उसे उसकी नौकरी पर बहुत अभिमान था। वो अभिमान से ही अपने बच्चों को सरकार शताब्दी नाम रखा था। नौकरी करने वाले दिन रतन दास बहुत खुशी से जीवन गुजारा करता था। एक दिन रतन दास परेशान होकर घर आया। उसकी पत्नी भागमती, क्यों जी इतने परेशान क्यों हो? सब खत्म हो गया भागमती, सब खत्म हो गया। आने वाले महीने से राजधानी एक्सप्रेस जैसी मेरी जिंदगी गुड्स ट्रेन में बदलने वाली है। मैं रिटायर होने वाला हूँ। इतनी खुशी की बात है और आप ऐसे मुंह लटकाकर कह रहे हो? इतने दिनों से दिन रात मेहनत करके काम किए ना, कम से कम अब से आप थोड़ा आराम करके हमारे साथ अच्छे से खुशी से रहिए ना। रिटायर होने के बाद रतन दास बहुत दुखी रहने लगा। हर छोटी बात पर भागमती से चिढ़ता था। भागमती अपना ये सारा दुख अपने बेटे सरकार को बताई। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है रे। उन्हें जो पसंद है वो सब करके देती हूँ, फिर भी कोई कमी निकालकर मुझ पर चिल्लाते रहते हैं। क्या करूं समझ नहीं पा रही हूँ। सरकार रतन दास से, ये क्या पिताजी, माँ को देखो बेचारी कितनी दुखी है। तुम्हारे माँ को दुख देना तुम्हें लगता है मुझे पसंद है? तुम्हें पता है ना मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन डिसिप्लिन ना हो तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी माँ कुछ भी करे, या तो राजधानी जैसे लेट करती है या फिर चारमीनार जैसे बहुत पहले कर देती है। डेक्कन जैसे करेक्ट टाइम पर बिल्कुल नहीं करती। मेरे लाल झंडा और हरा झंडा हाथ में ना हो तो 1 मिनट भी दिमाग काम नहीं करता। कम से कम घर पर डिसिप्लिन होना चाहिए ना। मैं ही घर छोड़कर चले जाऊंगा। सरकार क्या करे समझ नहीं पाया और सर पकड़ लिया। कुछ दिनों बाद शताब्दी अपने ससुराल से मायके आई। सबको यूं दुखी देखकर अपने भाई को कारण पूछी। सरकार उसे जो हुआ वो सब बताया। ओह, तो इतनी छोटी सी बात के लिए तुम लोग इतना दुखी हो? पिताजी के लिए मैं एक उपाय दे सकती हूँ, कहकर अपने भाई से कुछ बोली। क्या आइडिया दी बहन, ऐसा होगा तो पिताजी जरूर बहुत खुश हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद सरकार रतन दास से, पिताजी आइए हम एक जगह जाकर आते हैं, कहकर उनके आंखों पर पट्टी बांधकर एक रेस्टोरेंट लेकर गया। रतन दास के आंखों पर जो लगी पट्टी थी उसे निकाल दिया। रतन दास वो देखते ही बहुत खुश हो गया। वहाँ एक मिनी ट्रेन थी। उसके बोगी की जगह पर कोका कोला टिन थे। सरकार हरा झंडा दिखाते ही वो ट्रेन चलते हुए एक टेबल के पास आकर रुकी। वो कोका कोला टिन के ऊपर एक टैप ओपन हुआ। वो टेबल पर एक ग्लास में आ गिरी। सरकार लाल झंडा दिखाते ही टिन में से कोका कोला आना बंद हो गया। वो ट्रेन फिर सरकार के पास आ गई। रतन दास बहुत खुश हुआ। पिताजी ये रेस्टोरेंट हमारा ही है। ये कोका कोला ट्रेन सेंसर से काम करती है। जब भी आपका मन करे हरा झंडा लाल झंडा घुमा सकते हो। महाराजा एक्सप्रेस में पूरा देश घूमकर आया हूँ, वैसी खुशी हो रही है रे। तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूँ नहीं पता। थैंक्स मुझे नहीं पिताजी, शताब्दी को कहना चाहिए, उसी ने ये आइडिया मुझे दिया था। सरकार रतन दास मिलकर वो रेस्टोरेंट चलाने लगे। कोका कोला ट्रेन आकर उनके ग्लासेस में कोका कोला डालना और अपने आप पीछे चले जाना ये लोगों को बहुत पसंद आया। खाना भी बहुत स्वादिष्ट होने के कारण बहुत लोग आने लगे। कुछ दिनों के बाद सरकार हिसाब देखते हुए, पिताजी आप शायद झंडा हिलाने में कुछ गलत कर रहे हैं। तब रतन दास गुस्से से, 30 साल से ज्यादा मैं रेलवे में काम किया, मेरे ऊपर एक भी रिमार्क नहीं है, वैसे में आज तुम मेरा अपमान करोगे? गुस्सा मत हो पिताजी, हिसाब में कुछ तो गड़बड़ है। कोई तो है जो बिना पैसे दिए रोज कोका कोला पी रहा है। वो कौन है पता करना होगा।
अगले दिन सरकार कोको कोला ट्रेन को ध्यान से देखने लगा। एक व्यक्ति चुपचाप अपने साथ लाल झंडा और हरा झंडा लेकर आया था। उनकी मदद से ही वो कोको कोला पी रहा था। सरकार उसे पकड़ लिया। रतन दास उसे देखकर, अरे छोटू तुम? हाँ सर, मैं ही हूँ। मैं इतने समय से रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहकर बिना इस ट्रेन की आवाज सुने नींद नहीं आती सर, इसीलिए रोज आपके रेस्टोरेंट आ रहा हूँ। हर दिन प्लेटफॉर्म पर क्या काम करते थे सर? मैं पिक पॉकेटर हूँ सर। स्टेशन में जेब साफ करता था। आपके पिताजी मुझे कुछ अच्छी बातें बोलकर मुझसे वो गंदा काम छुड़वाए। अब मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ सर, लेकिन मेरे बारे में जानकर कोई मुझे काम नहीं दे रहा है सर। मुझे आपके रेस्टोरेंट में कोई काम दिलवाइए सर। सरकार रतन दास की तरफ देखा। रतन दास सरकार से, इसे हम एक मौका देकर देखना होगा। ये हमारी बात सुनकर अपने काम को बदल दिया। हम आगे वाले इंसान पर जब पूरी तरह भरोसा रखेंगे तभी वे पूरी तरह से अच्छाई में बदलते हैं। मुझे छोटू पर बहुत विश्वास है। उस दिन से छोटू उस रेस्टोरेंट में वेटर के तौर पर काम करने लगा। रतन दास, छोटू उस कोको कोला रेस्टोरेंट को चलाते हुए बहुत खुश थे। मैजिकल व्हील गोल्डन टॉयज। विद्यानगर नाम का एक गांव था। वहाँ रामू नाम का एक कुम्हार था। वो उस आसपास के गांव में बहुत मशहूर था। एक दिन रामू, उसकी पत्नी सीरी और बेटा देव काम कर रहे थे कि उनके पास शर्मा नाम का एक व्यापारी आया। देखो रामू, अब से तुम्हें मिट्टी के बर्तन बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने शहर में एक बड़ा फैक्ट्री खोला है। अब ये सब वस्तुएं मशीन में ही बना देंगे। यदि तुम मुझसे मुकाबला करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। कहकर वहाँ से चला गया। अब हम क्या करेंगे? करना क्या है, कोई और काम देखना होगा। वो फैक्ट्री में बनाए तो हमसे कम दाम में ही बेचेगा ना। लोग वहीं खरीदेंगे जहाँ उन्हें माल कम दाम में मिले। पिताजी, अब घड़े और बर्तनों की जगह हम मिट्टी के कार, बाइक ऐसे खिलौने बना सकते हैं ना। उनका भी काफी डिमांड है। आइडिया अच्छा है बेटा, कल से हम मिट्टी के व्हीकल्स बनाते हैं। अगले दिन से रामू और उसके परिवार वालों ने मिट्टी के खिलौने बनाना शुरू कर दिया। उन गाड़ियों को देखकर बच्चे अपने माँ बाप को लाकर उन्हें खरीद कर ले गए। इस तरह देव का आइडिया भी रामू और उसके परिवार के लिए अच्छे पैसे और अच्छा नाम कमाने लगा। शर्मा के पास उसका असिस्टेंट बबलू गया और, सर, रामू शहर जा रहा है, वो भी अपने फैक्ट्री के पास वाले एरिया में। अब वो खिलौने के धंधे में बहुत मशहूर हो गया है सर। हम भी उसका नकल करते हुए खिलौने बनाने लगे हैं। अगर उसने शहर में धंधा शुरू किया फिर हमारे हाथ में बाबा जी की ठुल्लू ही बचेगा। मैं उसे दिखाऊंगा। मैं जानता हूँ कि उसको कैसे सबक सिखाना है। कहकर वहाँ से चला गया। अगले दिन रामू अपने परिवार के साथ एक गाड़ी में जंगल से गुजर रहा था। तब शर्मा कुछ गुंडों के साथ आकर उसके गाड़ी को रोका। शर्मा रामू से, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम शहर जाओगे? सुनो, इस गाड़ी के पहिए और इसके खिलौने सब तोड़ दो। दोबारा ये मुझसे पंगा नहीं लेगा। गुंडों ने रामू के गाड़ी और उसके सामान को नाश करके वहां से चले गए। तब रामू, सीरी और देव तीनों बैठकर दुखी हो रहे थे। तब वहां एक साधु आया। इतने दुखी क्यों हो रामू? आपसे कोई बात तो छुपी नहीं है स्वामी जी। शर्मा ने मेरे जीवन का नाश कर दिया है। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूं। तुम नेक इंसान हो रामू, तुम्हारा अच्छा ही होगा। तुम चुपचाप अपने घर चले जाओ। रामू अपने परिवार के साथ घर चला गया। रामू जब घर पहुंचा तो उसे एक चमकता हुआ मैजिक व्हील दिखाई दिया। उसे देखकर रामू खुश होकर एक मिट्टी के ढेले को उसके ऊपर रखा। बस वो तुरंत अपने आप कुछ सुंदर गोल्डन टॉयज में बदल गए। ये देखकर हैरान होकर देव और सीरी ने भी मिट्टी का ढेला डाला। वो भी सुंदर गोल्डन टॉयज में बदल गए। रामू उन गोल्डन टॉयज को बेचने लगा। लोग उन खिलौनों को खरीदने लगे। शर्मा का धंधा बिल्कुल ठप हो गया। उसे फैक्ट्री बंद करना पड़ा। तब कुछ लोग शर्मा के पास आए। उनमें से एक,
देखो शर्मा, हम नहीं जानते कि तुम क्या करोगे, पर कल तक हमारे पैसे लौटा दो, नहीं तो तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे, कहकर चले गए। तब शर्मा पास ही खड़े बबलू से, क्या ये मेरे सचमुच खाल उधेड़ देंगे? बिल्कुल उधेड़ देंगे सर, ऊपर से आप बहुत नर्म हैं तो आपका खाल आराम से उधेड़ देंगे। तो फिर रामू को परिवार समेत गायब करना होगा, वो भी आज ही रात को। रात हुई, शर्मा और बबलू कुछ गुंडों के साथ रामू के घर पहुंचे। शर्मा गुंडों से, पहले उस व्हील और खिलौनों का नाश करो, जब वो उस सदमे से बाहर आएंगे तब उनकी खबर लेते हैं। तब गुंडों ने कुछ गोल्डन कार को जमीन पर पटका। हैरानी की बात यह थी कि वे तुरंत जायंट व्हीकल्स में बदल गए और बड़े बड़े आकार के जानवरों में बदलकर गुंडों के पीछे पड़ने लगे। उनसे डरकर शर्मा और गुंडे मैजिकल व्हील की ओर भागे। जैसे ही वो उसके नजदीक पहुंचे, मैजिकल व्हील भी बड़ा होकर उन्हें पकड़ लिया। उन्हें पकड़कर जोर से घुमाने लगा। वे सब, अरे बचाओ बचाओ, अरे हमें बचाओ कहकर चिल्लाने लगे। शोर सुनकर रामू और उसके परिवार वाले बाहर आए। उनके बाहर आते ही उस मैजिकल व्हील ने शर्मा और गुंडों को हवा में उछाल दिया। उन्हें फेंककर मैजिकल व्हील और गोल्डन टॉयज फिर से साधारण रूप में बदल गए। यहां तो कोई नहीं है, चलो जाकर सोते हैं। तब सब अंदर चले गए। तब गोल्डन व्हील और खिलौने चमकने लगे।